जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? मैं हूं संधू सैन और आप देख रहे हैं जॉब गुरु। हम पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। पीयूष ग्रंथि के बाद हमने पीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं आउटू या थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि के बारे में। बहुत ही शानदार जानकारी हम लेने वाले हैं, बने रहेगा लास्ट तक। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये कौन? आउटू ग्रंथि। कितनी ग्राम की होती है? 35 ग्राम की होती है। शरीर का थर्मोस्टेट भी बोलते हैं इसको। थर्मोस्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर कंट्रोल करती है, ताप नियंत्रण करती है। और पाई कहाँ पर जाती है? तो गले में पाई जाती है। महिलाओं में भारी होती है। बेसल मेटाबॉलिक दर को बनाए रखती है, यानी बीएमआर का आधारित उपापचय दर को नियमन करती है। हार्मोन का स्रावन करती है। T3 कौन से हार्मोन स्रावित होंगे? T3, T4 और थायरोक्सिन और आयोडीन रेगुलेटर में मदद करती है। यानी T3 का मतलब हो गया ट्राई आयोडोथायरोक्सिन और T4 हो गया टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन और एक होता है थायरोक्सिन। ये आयोडीन के ऊपर आधारित होते हैं। तो हमने बात की कि ये बीएमआर आधारित उपापचय दर का नियमन करती है। कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय नियमन करती है। एक बात बता दूं कि ये क्या करती है? कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय नियमन करता है कौन? थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि इसका भाग है थायराइड का। अब ये जो है द्विपालित होती है। द्विपालित क्या है? द्विपालित है। स्थिति कहाँ पर है? गले की ग्रंथि। गले की ग्रंथि है तो श्वास नली के दोनों ओर, ये आपकी श्वास नली दिख रही है आपको, इसके दोनों ओर पाई जाती है। श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है कौन? आपकी आउटू ग्रंथि। द्विपालित होती है। स्तमस क्या है? स्तमस थायराइड की दोनों पालियां एक संयोजित ऊतक से जुड़ी होती है, जिसे स्तमस कहते हैं। इस थायराइड की दोनों पालियां जो है क्या कर रही है? एक संयोजी ऊतक से जुड़ रही है। यहाँ पर ये दोनों जुड़ रही है ना, तो इसको बोलेंगे स्तमस। स्तमस बोलेंगे, ठीक है। और इसका आकार जो है वो बटरफ्लाई के समान होता है। ये साम आपको दिख रही होगी किसके समान है? बटरफ्लाई के समान होती है। इसका अंतःस्रावी भाग को बोलते हैं स्ट्रोमा एवं फॉलिकल। क्या होती है? स्ट्रोमा एवं फॉलिकल इसको बोलते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। स्थिति की बात करें तो गले के अंदर प्रेजेंट होती है। गले के अंदर प्रेजेंट होती है और श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया है। और बटरफ्लाई शेप होती है। कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप होती है, ठीक है। बटरफ्लाई शेप होती है और स्तमस से जुड़ी होती है। ये इसका जो बीच का भाग है ये क्या है? स्तमस है। और दोनों पालियाँ किससे जुड़ी होती है? स्तमस से। दो पालियाँ होती है, द्विपालित होती है, बटरफ्लाई शेप होती है, ठीक है। और इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो हमने देखा कि कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो हार्मोन होते हैं T3, T4 और थायरोक्सिन। तो हम बात करेंगे सभी हार्मोन्स की। सबसे पहले हाइपोसिक्रेशन। किसका? कम स्राव। हाइपोसिक्रेशन किसका? कम स्राव। थायरोक्सिन का कम स्राव। तो क्या बोलेंगे इसको? बच्चों में क्रेटिनिज्म हो जाएगा। बच्चों में क्रेटिनिज्म मतलब अवरुद्ध हो जाएगा इनका विकास। और जैसा कि आपने देखा होगा कि सर्कस के बोने होते हैं, वो इसी का एग्जाम्पल है। सर्कस के बोने इसी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? तो वो है इसका हाइपोसिक्रेशन का। किसके हाइपोसिक्रेशन? थायरोक्सिन के हाइपोसिक्रेशन का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो बच्चों में क्रेटिनिज्म यानी अवरुद्ध विकास यानी बोनापन, ठीक है। और अगर हाइपोसिक्रेशन हाशमीटो का विकार, हाशमीटो रोग हो जाता है, यानी हाशमीटो का रोग हो जाता है। क्रेटिनिज्म को बोलते हैं जड़वामनता।
इस क्रेटिनिज्म को जड़ वामनता भी बोलते हैं। बाल्यावस्था में कमी हो जाती है, बौनापन आता, IQ या कम, इसका जो दिमाग है वो भी चलेगा, मंद बुद्धि होगा, इसकी IQ कम होगी, लैंगिक विकास में कमी होगी, या नपुंसक भी होते हैं। कई बार ये जो बच्चे हैं वो गूंगे भी देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गूंगे भी देखने को मिलते हैं। तो सर्कस की बोनेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद में आता है हास्मीटो का रोग। हास्मीटो का रोग एक स्वप्रतिरक्षा रोग है जो कि थायराइड की आत्महत्या भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायराइड की आत्महत्या भी इसको बोलते हैं, हास्मीटो के रोग को, ठीक है। स्वप्रतिरक्षा रोग, कम स्रावीकरण होता है, ये सिम्टम्स ऑफ हास्मीटो रोग। हास्मीटो के रोग के सिम्टम्स हैं, ये स्वेटिंग हो जाएगी, यहाँ पर गला फूल जाएगा, दाग धब्बे हो जाएंगे, हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, चेहरा विकृत होना, चेहरा क्या हो गया? विकृत हो गया, शरीर में कमजोरी आ गई, और हाथों का टेढ़ा मेढ़ा होना, और गले का सूज जाना, गले का सूज जाना, ये किसके सिम्टम्स हैं? तो ये हास्मीटो के सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं गोइटर की। गोइटर या इसको गलघंड भी बोलते हैं, गिलहड़ भी बोलते हैं, या इसको घेंगा रोग भी बोलते हैं। किसको? गोइटर को। भोजन में आयोडीन की कमी से ये रोग हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है। देखो, नॉर्मल थायराइड के अंदर ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ऐसी आपकी ग्लैंड रहती है। लेकिन अगर ये अगर गोइटर हो जाएगा, गलगंड हो जाएगा, तो ये फूल जाएगी, ट्रेकिया है आपकी श्वास नली, और ये फूल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? गोइटर हो जाएगा। क्यों हो जाता? आयोडीन की कमी से हो जाता है। गले में सूजन आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर की। और उपचार की बात करें तो इसमें आयोडीन युक्त भोजन लेना चाहिए, वो इसका उपचार है, ठीक है। तो हमने घेंगा की बात कर ली है। उसके बाद में बात करेंगे हाइपरसिक्रेशन की, यानी अतिस्राव की। उससे पहले हम कम स्राव की बात कर रहे थे, थायरोसिन के, ठीक है। उससे क्या हो जाता है? ग्रेव रोग हो जाता है। कौन सा रोग? ग्रेव रोग। ग्रेव, इसके अंदर क्या होता है? ये आई से संबंधित है, थायरोक्सिन के अतिस्राव से होता है। इसके अंदर BMR की वृद्धि हो जाती है, BMR की वृद्धि हो जाती है, ग्रेव रोग होता है। ये देखो, आँख का, एक आँख पतली है, एक आँख मोटी है, नेत्र गोलक बाहर दिखाई दे रहा है। ये नॉर्मल आई जैसी होती है, सॉरी, पतली मोटी नहीं है, नॉर्मल आई। जब अगर ये ग्रेव रोग नहीं होता तब मानव की आई ऐसी होगी। लेकिन ग्रेव रोग होने के बाद नेत्र गोलक का नेत्र से बाहर दिखाई देना, क्या? बाहर दिखाई देना। स्वेलिंग अराउंड द आइज, आइज का बाहर दिखाई देना। ब्लीडिंग आइज, यानी आइज की खून के जैसे, रक्त के अंदर, इनके अंदर रक्त का जैसा लगता है, हमें थक्का। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जूम करके इसका पूरा। ये देखो, ये एकदम विकृत हो गई आँख, नेत्र गोलक से बाहर दिख गई है। ये ब्लीडिंग के इनके अंदर दिखाई देता है। इन्फ्लामेशन, यानी इनके अंदर सूजन होती है, और या संक्रमण सा थोड़ा इनके अंदर दिखाई देता है। ड्राईनेस होती है, रूखी रूखी होती है आँखें। ब्लड शॉट, इन रक्त के थक्के इनके अंदर होते हैं। पेन भी होता है, और इनके अंदर क्या होता है? पेन होता है। किन की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं ग्रेव की। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेव की। शॉट दिखाई देना, पेन होना, इन्फ्लामेशन होना, ड्राईनेस होना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की, यानी पराउटू ग्रंथि की, जो कि थायराइड के ऊपर ही पाई जाती है। ये क्या है? आउटू है थायराइड ग्लैंड, और ये इनकी, इसके जो ऊपर दिखाई दे रही है, ये क्या है? पैराथायराइड है, ठीक है। बात करेंगे हम पैराथायराइड की। तो स्थिति होती है थायराइड ग्रंथि की पालियों में, यानी गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पीछे पाया जाता है, थायराइड की पालियों में। हार्मोन का स्राव करता है, पेराथ हार्मोन या कोलिफ हार्मोन भी इसके बोलते हैं। इसकी संख्या 2 जोड़ी होती है, यानी 4 संख्या होती है। कैल्शियम रेगुलेटर में मदद करता है, किसमें? कैल्शियम रेगुलेट करता है। और कैल्शियम का निम्न स्तर पैराथायराइड को उत्तेजित करता है। अतिस्राव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और गुर्दे की पथरी हो जाती है। अगर हम पैराथायराइड हार्मोन के कार्य की बात करें तो रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना, भोजन में आहार नाल द्वारा अवशोषित कारक, अस्थियों में कैल्शियम का अवशोषण करना, किडनी में कैल्शियम का पुनः अवशोषण बढ़ा देना, मूत्र के साथ कैल्शियम उत्सर्जन को बढ़ाना।
अब हम अगर बात करेंगे तो बात करेंगे ओस्टियोप्रोसिस की बात करेंगे और गुर्दे की पथरी की बात करने वाले हैं। ओस्टियोप्रोसिस ये नॉर्मल बोन है। ओस्टियोप्रोसिस के कारण अंदर क्या हो जाता है कि जो पेशियां हैं वो भंगुर हो जाती हैं। भंगुर हो जाती है। पैराथायरॉयड की अधीरता के कारण एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है और अस्थियां सॉफ्ट एवं भंगुर हो जाती है। इसके कारण अस्थियों में फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है, हाथ कच्चे हो जाते हैं, यानी हड्डियाँ क्या हो जाती है, कच्ची हो जाती है। और इसमें नॉर्मल बोन ऐसी हो रही है और ये ऑस्टियोप्रोसिस के कारण क्या हो रही है, भंगुर हो रही है। और टिटेनी के अंदर क्या होता है, टिटेनी ये अतिस्राव के कारण तो ऑस्टियोप्रोसिस या गुर्दे की पथरी थी, लेकिन कम स्राव के कारण क्या होता है, अल्प स्राव के कारण इसमें होता है टिटेनी रोग, पेशियों में कैल्शियम की कमी, ऐंठन होना, दर्द होना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।